अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाज अली और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन में कहेंगे खुशामदीद। आगाज करते हैं मुल्की सियासत में लंदन यात्रा की गूंज से। मरियम नवाज ने सर्जरी के लिए बाहर जाने की बात की तो वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने ट्वीट में बड़ा इंकशाफ कर दिया। लिखा, मरियम नवाज की जानिब से बैकडोर राब्ते के लिए किए जा रहे हैं। वो लंदन जाना चाहती हैं, लेकिन वजीर आजम ने दरख्वास्त रद्द कर दी है। वजीर इत्तला शिबली फराज ने सवाल उठाया, आखिर वो कौन सी बीमारी है जिसका इलाज पाकिस्तान में नहीं हो सकता? सर्जरी छोटी सी सर्जरी होनी है, छोटी सी सर्जरी होनी है। इनकी दरखास्त कोई मायने नहीं रखती। मरियम नवाज का ये बयान अचानक था या पीछे कोई कहानी है? मेरी अपनी भी एक हेल्थ की छोटी सी प्रॉब्लम है। मेरी एक सर्जरी होनी है जो कि पाकिस्तान में हो नहीं सकती। अभी ये बहस जारी थी कि वफाकी वजीर फवाद चौधरी का ट्वीट सामने आ गया। वफाकी वजीर का दावा है कि मरियम नवाज लंदन जाना चाहती हैं, जिसके लिए उन्होंने बैकडोर राब्तों के जरिए दरख्वास्त भी दी थी। ताहम वजीर आजम इमरान खान ने मरियम नवाज की बाहर जाने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। सर्जरी छोटी सी सर्जरी होनी है, छोटी सी सर्जरी होनी है। अदालत के फैसले पर वो ECL पे है, इनकी दरखास्त कोई मायने नहीं रखती। मरियम नवाज की बीमारी के दावे पर शिबली फराज ने सवाल उठाया। ये कैसी सर्जरीज हैं? इस खानदान में कौन सी ऐसी बीमारी आती है जिसका इलाज पाकिस्तान में नहीं हो सकता? उधर फिरदौस आशिक अवान तो बतौर डॉक्टर मरियम नवाज की बीमारियां भी गिनवा चुकी हैं। डॉक्टर होते हुए मैं समझती हूँ कि वो असाबी दबाव में है। ब्रेन की सर्जरी करनी है, आंखों की सर्जरी कराना चाहती हैं, या चेहरे की सर्जरी, चूँकि वो रेगुलर कराती रही हैं और हो सकता है कि अब उसकी तारीख ड्यू हो गई हो और वो भी डेंटिंग पेंटिंग की उनको ज़रूरत पड़े। हुकूमती हलकों का कहना है कि मरियम नवाज तहरीक का शौक पूरा करें, लेकिन इसके लिए उनको पाकिस्तान में ही रहना होगा। मरियम नवाज ने दावा किया है कि उनकी सर्जरी पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है। नवाज शरीफ जेल में बीमार पड़े थे, तब भी यही कहा गया था कि कायद नून लीग का इलाज मुल्क से बाहर ही हो सकता है। नवाज शरीफ 4 हफ्ते के लिए लंदन गए मगर आज तक वापस नहीं आए। शहबाज शरीफ ने भी कमर दर्द का इलाज बरतानिया में कराया। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान कहती हैं कि वो उस बीमारी की तलाश में हैं जो सिर्फ शरीफ खानदान के जीन्स में है। बीमारी, हार्ट अटैक, जान, इलाज, हार्ट अटैक, बीमारी, मेरी रूह कांप जाती। शरीफ खानदान की मुश्किलात का भी शायद ऐसा ही मामला है। 1.5 साल पहले नवाज शरीफ जेल में सख्त बीमार पड़ गए। नवाज शरीफ शदीद किस्म की बीमारी में मुब्तला है। 3 हार्ट अटैक्स उनको हो चुके हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 5, 6 बीमारियां जो उनको लाक हैं। नून लीग के सब रहनुमा यकजबान हो गए कि इलाज तो बैरून मुल्क ही हो सकता है। अगर मियां साहब को बाहर जाना पड़ता है तो उनको जरूर जाना चाहिए। नवाज शरीफ का इलाज पाकिस्तान में नहीं कर सकते। डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन है कि उनको बाहर जाकर इलाज करेंगे। मुस्लिम लीग नून ने तो हुकूमत को वार्निंग भी दे दी थी। मियां नवाज शरीफ साहब को अल्लाह न करे कुछ हुआ, इसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर, आपकी हुकूमत के ऊपर होगी। मरियम नवाज तो वालिद के साथ जाना चाहती थी। बड़ा मुश्किल है कि मियां साहब इलाज के लिए बाहर चले जाएं और मैं ना जा सकूं, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। शहबाज शरीफ ने भी कमर का इलाज लंदन में ही कराया। अब मरियम नवाज का भी दावा है कि उनकी सर्जरी बैरून मुल्क ही हो सकती है। मेरी एक सर्जरी होनी है जो कि पाकिस्तान में हो नहीं सकती। सियासी मुखालिफिन कई बार सवाल कर चुके हैं कि बरसों पाकिस्तान और पंजाब पर हुकूमत करने वाली नून लीग ने मुल्क में ऐसा अस्पताल क्यों ना बनाया जहां इनका इलाज हो सके। उस बीमारी की तलाश में हूँ, उसके इलाज के लिए बाहर जाना चाहती हूँ। मरियम नवाज को लंदन जाने के लिए ऑफर्स हो रहे हैं। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ ने दावा कर दिया। समा के प्रोग्राम 7 से 8 में कहा, मरियम नवाज तहरीक को मंतकी अंजाम तक पहुंचाए बगैर कहीं नहीं जाएंगी। ये एक हकीकत है कि इस तरह की ऑफ़र जो हैं हो रही हैं, मगर अगर हमने उन ऑफ़र्स को कबूल करना होता तो ये बात लेकर ना आते जी। ये पब्लिक में बात ना करते, जलसा आम में बात ना करते। ये हम बता रहे हैं, हम कहीं नहीं जा रहे। जैसे भी हालात हों,
ये तहरीक जो है मंतकी अंजाम तक पहुंचाए बगैर मरियम नवाज शरीफ कहीं नहीं जा रही, ये आप पर मैं वाज़िया कर दूं। जो ऑफ़र कर रहे हैं, जिनके ज़रिए कर रहे हैं, हम उनको भी बताना चाहते हैं कि मरियम नवाज शरीफ इस तहरीक को मंतकी अंजाम तक पहुंचाए बगैर कहीं नहीं जा रही। खबरों में आगे आ रहा है एक्शन से भरपूर इलेक्शन। अदलिया से मुताल्लिक़ मरियम नवाज़ का इंतहाई मुतनाज़ा बयान। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि बयान तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आता है। फिरदौस आशिक़ावान बोली, इदारों को मुतनाज़ा बनाकर मोदी से रिश्तेदारी बढ़ाने की कोशिशें की जा रही हैं। ओपन बैलेट केस, मरियम नवाज का अदलिया से मुताल्लिक इंतहाई मुतनाज़ा बयान, PTI रहनुमाओं का रद्द अमल आ गया। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने मरियम के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। मेरी आला तरीन अदालत से रिक्वेस्ट है कि एक मुजरमा जो डिक्टेट करने की अदालत को कोशिश कर रही है, मेरे ख्याल में ये तौहीन अदालत है, इनके खिलाफ इसकी कार्रवाई शुरू करनी चाहिए, इनको बुला के पूछना चाहिए। मुआविन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब फिरदौस आशिक़ावान कहती हैं, मरियम चाहे कुछ भी कर लें, उनके ख़ानदान की चोरी माफ़ नहीं हो सकती। अपनी सियासत को ज़िंदा रखने के लिए हर रोज़ अदारों को मुतनाज़ा बना के मोदी के साथ अपनी रिश्तेदारी को तक़वियत देने में मसरूफ़ अमल है। मुशीर एहतिसाब शहजाद अकबर ने मरियम नवाज को नजरिए ज़रूरत की तारीख पढ़ने का मशवरा दे दिया। ट्वीट में लिखा, आपके खमीर में छांगा मांगा की सियासत और खरीदो फरोख्त है, जिसे इमरान खान ख़त्म करके ही रहेंगे। मलीर कराची में ज़िमनी इलेक्शन के दौरान पीपल्स पार्टी और PTI कारकुनों में झगड़ा चलता रहा। कहीं धक्कम पेल हुई तो कहीं हवाई फायरिंग। बात इलेक्शन कमीशन तक पहुंची तो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख को हल्के से बाहर निकालने का हुक्म आ गया। पुलिस ने पुराने मुकदमात में गिरफ्तारी डाल दी। पुलिस और पीपल्स पार्टी के क्रिमिनल्स एक बड़ा गंदा धंधा करने के मूड में है आज PS 88 में। चलिए मेरे साथ हल्के का विजिट करें, मैं वोट देने जा रहा हूँ। पुलिस गर्दी की जा रही है, पुलिस गर्दी की जा रही है। पीपल्स पार्टी के बदमाशों ने फायरिंग कराई है और पुलिस की मौजूदगी में। और हुआ भी वही जिसका खदशा हलीम आदिल शेख ने PS 88 पर पोलिंग के आगाज में जाहिर किया था। PTI रहनुमा जहां जहां पहुंचे वहां वहां झगड़े, धक्कम पेल और हंगामा हुआ। पीपल्स पार्टी ने इल्जाम लगाया कि हलीम आदिल शेख के मुहाफिजों ने न सिर्फ असलहे की नुमाइश की बल्कि हवाई फायरिंग भी की। इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी की शिकायत पर PTI रहनुमा को हल्के से निकालने का हुक्म दिया तो उनके कारकुन रुकावट बन गए। बिलाखिर हलीम आदिल शेख को हल्के से बाहर ले जाने के लिए SSP मलीर इरफान बहादुर को आना पड़ा, जो उन्हें हल्के से निकालकर SSP ऑफिस ले गए। SSP मलीर के दफ्तर में मौजूदगी के दौरान हलीम आदिल के मुहाफिजों से असला बरामद हुआ तो उन्हें हवालात में बंद कर दिया गया और बाद में अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली को SIU सदर मुंतकिल कर दिया गया। तो सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख को SIU सदर मुंतकिल कर दिया गया है। PTI रहनुमा फैसल वावडा SIU सेंटर पहुंच गए हैं। MPA सईद आफरीदी और दुआ भुट्टो को अंदर जाने से रोक दिया गया है। मजीद जान लेते हैं, चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमर रहमान खान हमारे साथ मौजूद हैं। अहमर, SIU में क्या कार्रवाई की जा रही है अभी? जी देखिए, इस वक्त फैसल वाडा जो कि PTI के रहनुमा हैं वो तो अंदर मौजूद हैं, लेकिन जो दीगर PTI के रहनुमा यहाँ पर आए थे जिसमें सईद आफरीदी और दुआ भुट्टो हैं, उनको जो है वो अंदर जाने से रोक दिया गया। इस वक्त हम देख सकते हैं कि यहाँ पे पुलिस की भी जो है वो भारी नफरी मौजूद है, आप देख सकते हैं। साथ ही साथ PTI के कारकुनान और रहनुमाओं की बड़ी तादाद है जो कि बाहर जो है जमा हो रही है, लेकिन उनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। PTI के रहनुमाओं की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि उन्हें अंदर जाने दिया जाए। वो हलीम आदिल शेख से मिलना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, लेकिन ताहाल कोई मुलाकात जो है वो PTI रहनुमा की जो बाहर मौजूद है सईद आफरीदी और दुआ भुट्टो की, उनकी नहीं कराई गई है। फैसल वाडा वो जो है वो अंदर मौजूद हैं। अभी इस तमाम तर मामलात को देखा जा रहा है। पुलिस के सीनियर अफसरान भी अंदर मौजूद हैं। अभी जो है वो बातचीत जारी है इस तमाम तर मामले पे। जी, बहुत शुक्रिया आपका।
तो पीटीआई ने धांधली का इल्जाम लगाया तो सूबाई वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने चले आए। सईद गनी ने भी हलीम आदिल शेख पर फायरिंग करने का इल्जाम लगा दिया। कहा तहरीक इंसाफ को अपनी हार यकीनी नजर आ रही है, इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। हुसैन जोक्यो गोट में जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर पूरा जत्थे का जत्था ये पीटीआई का हलीम आदिल शेख की क़यादत में गया, हमारे लोगों से उलझे और फिर वहाँ फायरिंग की, जिसमें कुछ लोग जख्मी भी हुए हैं। असला उनका है, खाली बुलेट्स हैं, वो फॉरेंसिक करवाएं, आपको पता चल जाएगा। राइफल से वो फायर हुए, M4 राइफल होती है, उसके बुलेट्स भी हैं। हलीम आदिल शेख की जो एक्टिविटीज थी आपने अपनी आंखों से देखी हैं, बदमाशी करने की, दहशत फैलाने की, फायरिंग करने की, लोगों को जख्मी करने की, वोटिंग के अमल को रोकने की कोशिश करने की इजाजत तो किसी को नहीं दी जा सकती। पीटीआई को ये यकीन है कि वो ये इलेक्शन बहुत बुरी तरह से हार रहे हैं। हमारे पार्टी के अहदेदारों ने दरख्वास्त दी है कि इस पर FIR करवाई जाए। इलेक्शन कमीशन से मुतालबा कर रहे हैं वो इस दहशतगर्दी के खिलाफ खुद भी फरीक बने, पुलिस पे दरख्वास्त दें, FIR कटवाएं। अब अगर इलेक्शन कमीशन नहीं करेगा तो जाहिर है कि हम फिर जो भी फोरम हमारे पास मौजूद होगा वहाँ पर हम आवाज़ उठाएंगे। टीम में मामूली तब्दीली, तफसीलात चंद ही लम्हों बाद। सिंध असम्बली के हल्का PS 88 मलीर के ज़िमनी इलेक्शन में वोटों की गिनती का अमल जारी है। 40 पोलिंग स्टेशन के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज सामने आए हैं। पीपल्स पार्टी के यूसुफ बलोच 9500 वोट लेकर सबसे आगे हैं। तहरीक लब्बैक 1700 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। PTI 1600 वोट लेकर तीसरे नंबर पर है। इस वक्त मलीर में जियालो का जश्न भी जारी है। मजीद अहवाल बता रहे हैं वहाँ से समग्र नुमाइंदे मोहम्मद अली हफीज़। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक PS 88 मलीर में जो है सबसे ज़्यादा आगे जा रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार यूसुफ बलोच। उसके बाद जो है TLP के उम्मीदवार हैं। नंबर 3 पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं और नंबर 4 पे जो है MQM की पोजीशन जो है इस हल्के में अब तक आ रही है। काउंटिंग का अमल जारी है। 30 से ज़ायद जो पोलिंग स्टेशन है उसके नताइज आ चुके हैं। अगर हम बात करें जैसी जो है नताइज आना शुरू हुए तो जियाले जो है इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में यहाँ पर जमा हो गए हैं और इस वक्त जो है पीपल्स पार्टी के जियालों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है। कारकुनान जो है पार्टी क़यादत के हक में नारेबाजी कर रहे हैं। ठीक है हफीज़, अपडेट करें, आपका शुक्रिया। सांगड़ और पशीन में भी अपोजिशन जमातों का पलड़ा भारी है। PS 43 सांगड़ में पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के जाम शब्बीर अली 43,114 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं, जबकि तहरीक इंसाफ के मुश्ताक जुनेजो 5,746 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। पशीन में 20 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज की बात अगर की जाए तो PDM के अजीजुल्ला आगा 5,217 वोट लेकर पहले नंबर पर है, जबकि BAP के अजमतुल्ला तरीन 1,134 वोट लेकर दूसरे नंबर पर विराजमान है। पशीन में ज़िमनी इलेक्शन के दौरान सूरत हाल खासी कशीदा हो गई। आज़ाद उम्मीदवारों के हामी लड़ पड़े, एक गाड़ी को आग लगा दी गई, झगड़े ज़्यादा हुए लेकिन वोट कम पड़े। सांगड़ में सियासी जमातें एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाती रहीं। नए इंतखाबात, पुरानी रिवायात। पशीन PB20 के ज़िमनी इलेक्शन में आज़ाद उम्मीदवार करीम आगा और अब्दुल रब आमने सामने आ गए। गार्ड्स के हाथों में था भारी असला, फिर रास्ता ना देने पर पैदा हुआ मसला। मामला ठंडा ना हुआ था कि आज़ाद उम्मीदवारों के हामी भी लड़ पड़े, एक गाड़ी को आग लगा दी गई। कम शहरी वोट देने पहुंचे, टर्न आउट 30% रहा। असल मुकाबला BAP के असमतुल्ला खान और JUI के उम्मीदवार अजीजुल्ला के दरमियान रहा। सांगड़ में भी ज़िमनी इलेक्शन के दौरान इल्ज़ामात का सिलसिला जारी रहा, मगर कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। पोलिंग स्टेशनों पर ख़वातीन की तादाद इंतहाई कम नजर आई। टर्न आउट 40 से 45% रहा। सेनेट इंतखाबात के लिए PTI की टीम में मामूली तब्दीली। खैबर पख्तूनख्वा से नामजद उम्मीदवार नजीउल्लाह खटक से टिकट वापस लेने का फैसला। फैसल बॉर्डर से मुतालिक कारकुनान के एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। वज़ीर आज़म को सबसे ज़्यादा इस्लामाबाद की नशिस्त की फिक्र लाहक, पार्टी क़यादत को खास तवज्जो देने की हिदायत कर दी। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं अब्बास शब्बीर।
वजीर आजम की ज़ेर सदारत PTI के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। सेनेट इंतखाबात में उम्मीदवारों पर एतराज़ात का जायजा और टिकटों पर नजरसानी। खिलाड़ियों की 20 रुकनी टीम में मामूली तब्दीली। खैबर पख्तूनख्वा से जनरल नशिस्त पर नजीउल्लाह खटक से टिकट वापस लेने का फैसला। लियाकत तरक्की से मुतालिक फैसला वजीर आजम खुद करेंगे। वजीर आजम को इस्लामाबाद की नशिस्त की फिक्र भी सताने लगी। शहर इक़्तिदार की सीट को बड़ा मार्का करार दे दिया। कहा पार्टी की सीनियर क़यादत इस्लामाबाद की नशिस्त पर तवज्जो दे। इस्लामाबाद में 2 बड़ों का मैच कांटेदार होगा, फतह इंशाअल्लाह हमारी होगी। इजलास में सिंध से नामजद फैसल वावडा के खिलाफ अरकान के एतराज़ात मुस्तरद कर दिए गए। सिंध से फैसल वावडा और सैफुल्लाह बलोही सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे। पंजाब, बलोचिस्तान और इस्लामाबाद में भी उम्मीदवार तब्दील नहीं होंगे। पार्लिमानी बोर्ड ने रीजनल कमेटियां भी तश्कील दे दी जो अपने अरकान और इत्तेहादियों से मिलकर जीत की हिकमत अमली बनाएंगी। वजीर आजम ने सेनेट इंतखाबात तक रोजाना की बुनियाद पर मशावरती इजलास के इनेकाद की हिदायत भी कर दी। शेख रशीद की सॉरी थोड़ी ही देर बाद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सेनेट इलेक्शन में इस्लामाबाद से अपोजिशन के मुश्तरका उम्मीदवार सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के कागजात नामजदगी चैलेंज कर दिए हैं। दरख्वास्त गुजार फरीद रहमान ने मौक़िफ़ अपनाया है कि साबिक़ वज़ीर आज़म ने हक़ाइक़ छुपाए, तौहीन अदालत केस में सज़ा याफ्ता होने का जिक्र नहीं किया। यूसुफ रज़ा गिलानी आर्टिकल 62 के मयार पर पूरा नहीं उतरते, लिहाजा उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाएँ। नवाज शरीफ का नाम ECL में शामिल है, उनका पासपोर्ट रिन्यू नहीं होगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने 2 टोक बता दिया। बोले अगर लीगी कायद पाकिस्तान आना चाहते हैं तो उन्हें इजाज़तनामा जारी किया जा सकता है। शेख रशीद ने PTM को लॉन्ग मार्च रमज़ानुल मुबारक के बाद करने की तजवीज़ भी दे दी। नवाज शरीफ साहब पासपोर्ट का आज रात 12 बजे उनकी रिन्यूअलशिप खत्म हो रही है। 20 अगस्त 2018 से नवाज शरीफ साहब और मरियम साहबा ECL पे हैं। जिनका नाम ECL पे हो उनका पासपोर्ट ना रिन्यू होता है ना नया दिया जाता है। नवाज शरीफ को पाकिस्तान आने से नहीं रोका जा रहा। अगर नवाज शरीफ साहब मुल्क में आना चाहें वापस वहाँ एम्बेसी को अप्लाई करेंगे। एक सर्टिफिकेट जिसे ETD कहते हैं वो जारी किया जा सकता है 3 मार्च के बाद। थोड़े दिनों बाद रमज़ान आ रहा है। सो PDM को कहूँगा जहाँ आपने इतने फैसले बदले हैं आप इस फैसले को भी रमज़ान के बाद ले जाएं। आपके लिए कोई इस्लामाबाद में रुकावट नहीं होगी। ता वक्त आपने कानून को हाथ में न लिया। जो लोग ये कह रहे हैं कोई सरप्राइज हो जाएगा, कोई सरप्राइज नहीं होगा। इमरान खान सेनेट इलेक्शन जीतेगा। आसफ जरदारी वोटों की खरीदारी के में उन्होंने PhD की हुई है लेकिन उनको मायूसी होगी। वो लोग जो असम्बलियों पे लानत भेजते थे जिसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब भी शामिल हैं, आज वो असम्बलियों से वोट मांग रहे हैं। ये जमहूरियत की इज्जत है। पहले इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन पर आंसू गैस की शेलिंग का हवाला देते हुए PDM को पैगाम दिया। अब वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने अपने बयान पर माफ़ी मांग ली है। उनके पहले और अब के बयानात आपको दिखा देते हैं। गैस जलाना भी टेस्ट करना चाहिए। टीयर गैस को के बड़े अरसे की बेकार पड़ी हुई थी। सो उसकी थोड़ी सी टेस्टिंग की है, ज़्यादा नहीं की है और ज़्यादा महफूज है हमारे पास अभी। पिछली दफ़ा एक बयान मैंने अज़रा मजाक ही किया था और मुझे नहीं करना चाहिए था, माजरत खां हूँ। PDM ने लॉन्ग मार्च करना है तो अभी आ जाए, इस्तीफे देने हैं या अदम एतमाद लाना है तो अभी ले आए। रहनुमा PTI फैसल जावेद ने चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू में PDM को PTI का कंटेनर देने की भी पेशकश कर दी। आगे की क्या बात करते हैं अभी आए, लॉन्ग मार्च करें। अदम एतमाद की आगे की क्या बात करते हैं अभी लेकर के आए। इस्तीफे आगे की क्या बात करते हैं अभी दें। जो मर्जी है करना करें। एक चीज़ नहीं मिलनी और वो है इमरान खान से NRO नहीं मिलेगा। हमारी ऑफ़र इनके लिए बिल्कुल ओपन है। इन्होंने कोई बाहर से पता नहीं इंपोर्टेड कोई इनके पास है कंटेनर जो पहले लेके आए थे जिस पे इन्होंने सेल्फियाँ ली थी। वो हमारे कंटेनर के सामने तो खैर वो बहुत ज़बरदस्त इनके पास कंटेनर, लेकिन फिर भी हमारा कंटेनर जो है वो जलसों का आदी है। उसने काफ़ी जलसे किए हुए हैं तो इसलिए हमारी पेशकश उनके लिए है। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इंतखाबात में काबिल शनाख्त बैलेट पेपर्स का इस्तेमाल गैर कानूनी करार दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबी अमल से करप्शन ख़त्म करना ही नहीं चाहता। इस्लामाबाद से देखिए जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। ओपन बैलेट से मुतल्लिक सदारती रेफरेंस पर समाअत दिलचस्प मरहले में दाखिल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने काबिल शनाख्त बैलेट पेपर्स की मुखालिफत कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि सेनेट इंतखाबात काबिल शनाख्त बैलेट पेपर से कराना है तो आइन में तरमीम करना होगी। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कानून के मुताबिक वोट डालने का अमल खुफिया होना लाजमी है। कास्ट होने के बाद वोट खुफिया नहीं रखा जा सकता।
चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने पूछा, इंतखाबात से करप्शन खत्म करने के लिए क्या इकदाम किए। सिकंदर सुल्तान राजा ने बताया, वोटों की खरीदारी की वीडियो का नोटिस लेकर इजलास बुला लिया है। चीफ जस्टिस ने कहा, 2018 की वीडियो आपको अब मिली, ये काम तो इलेक्शन से पहले करना चाहिए था। जस्टिस एजाजुल एहसन बोले, जाने ना जाने गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है। मुंसिफ आला ने इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार दे दी और कहा, इलेक्शन कमीशन को सब मालूम है कि इंतखाबात कैसे होते हैं, लेकिन शायद आप इंतखाबी अमल से करप्शन खत्म नहीं करना चाहते। कमीशन को आज़ादाना फैसला करते हुए अपना मौक़िफ़ देना होगा। मजीद समाअत बुध को होगी। जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। इसी बुलेटिन में देखिए डॉलर्स की बरसात। ब्रॉडशीट की कहानी में एक और किरदार सामने आ गया। कावे मौसफी ने इल्जाम लगाया है कि बरतानवी सहाफ़ी ने कमीशन के एवज शहजाद अकबर से मुलाकात कराई। मुशीर एहतजाब शहजाद अकबर ने इल्जाम की तरदीद कर दी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने भी सवाल उठा दिया। बोले, क्या चेयरमैन नैब को अपने इदारे में ब्रॉडशीट की करप्शन नजर नहीं आती? सहाफ़ी डेविड रोज के जरिए कावे मुसावी से मुलाकात जरूर हुई, लेकिन कमीशन का नहीं मालूम। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने ब्रॉडशीट के CEO के इल्जामात को यकसर मुस्तरद कर दिया, लेकिन मुस्लिम लीग नून शहजाद अकबर की वजाहत मानने को तैयार नहीं। तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं, अभी तो और शोर होगा। ये है वो तस्वीर, ये है वो गठजोड़ जिससे ब्रॉडशीट का कमीशन मांगा गया। डेविड रोज को इस्तेमाल करके हुकूमत पाकिस्तान की लायबिलिटी निगोशिएट की गई। शाहिद खाकान अब्बासी ने भी हुकूमत से मामले का हिसाब मांग लिया। ब्रॉडशीट के मामले में हिसाब तो देना इमरान खान क्यों मुलाकातें कर रहा था उस आदमी। चेयरमैन नैब सोए हुए, उसको अपने इदारे की ब्रॉडशीट में करप्शन नजर नहीं आई। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है, इंसाफ और एहतिसाब का ये दोहरा निजाम नहीं चल सकता। चेयरमैन नैब और हसास इदारों के नाम पर ब्लैकमेल करने का केस। एहतसाब अदालत ने मियाँ बीवी को अदम शवाहिद पर बरी कर दिया है। मुल्ज़मान के खिलाफ 6 मुतासरीन ने नैब को दरख्वास्त दी थी। मियाँ बीवी पर 2 करोड़ से ज़ायद फ्रॉड का इल्ज़ाम आयद किया गया था। पाकिस्तानी मईशत के लिए बड़ी खबर। पाकिस्तान और IMF के दरमियान कामयाब मुज़ाकरात के बाद $6 अरब का कर्ज प्रोग्राम बहाल हो गया। $50 करोड़ की अगली किस्त जारी होने की राह हमवार। आलमी मालियाती इदारे ने फैटफ एक्शन प्लान पर अमल दरामद में पेशरफ का एतराफ़ भी कर लिया है। मज़ीद तफसीलात हासिल करते हैं इस्लामाबाद से समा के नुमाइंदे शकील अहमद से। शकील अहमद, IMF प्रोग्राम बहाल होने से पाकिस्तान की मईशत पर क्या असरात पड़ेंगे? देखिए, पाकिस्तान के लिए 2 बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर यह है कि IMF का जो कर्ज प्रोग्राम है वो ठीक 1 साल के बाद बहाल हो गया है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल पर एग्रीमेंट हो गया है। IMF पाकिस्तान को $50 करोड़ की अगली किस्त जारी करेगा। $6 अरब के कर्ज प्रोग्राम में से $1 अरब 44 करोड़ पाकिस्तान को पहले ही मिल चुके हैं, लेकिन IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से जब रिव्यू मुकम्मल हो जाएगा उसके बाद मंजूरी होगी और फिर पाकिस्तान को $50 करोड़ की अगली किस्त मिलेगी। पाकिस्तान ने IMF को यकीन दिलाया है कि मुआशी और ढांचागत जो इस्लाहात हैं उन पर अमल दरामद किया जाएगा। और दूसरी बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि IMF ने खुलकर एतराफ़ किया है कि पाकिस्तान ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के जो नुकात हैं, जो एक्शन प्लान है, उसमें पेशरफ्त की है। पाकिस्तान एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ ठोस इकदाम कर रहा है और कवानीन को मुअस्सर बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा काम किया गया है। पाकिस्तान 27 में से 21 नुकात पर पहले ही अमल कर चुका है और 6 नुकात जो बाकी हैं उनमें भी ठोस पेशरफ्त हुई है। पाकिस्तान का नाम जून 2018 से FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल है। भारत की पूरी कोशिश थी पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करा जाए, लेकिन IMF का जो बयान है इससे ये लगता है कि पाकिस्तान का नाम जल्द इस लिस्ट से बाहर आ जाएगा, क्योंकि 22 से 25 फरवरी तक FATF का वर्चुअल रिव्यू होगा, उसमें पाकिस्तान के बारे में फैसला किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका शकील अहमद, आप हमें आगाह कर रहे थे। मुआशी माहिरीन कहते हैं कि अच्छी पॉलिसीज़ के नताइज आ रहे हैं। कोरोना के बावजूद सयाहत के अलावा पाकिस्तान की तमाम इंडस्ट्रीज़ आगे बढ़ रही हैं। IMF का नया मुआहदा भी हमारे इक़दामात का एतराफ़ है। एक तरफ कर्जों की भरमार, दूसरी जानिब कोरोना के वार, मगर पाकिस्तान संभल रहा है। मुआशी माहिर कहते हैं अच्छी पॉलिसियों के नताइज आ रहे हैं। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस हर शोबे में बेहतर हो रही है। पाकिस्तान ऑन द होल हर जगह पे काफी बेहतर काम कर चुका है, चाहे FATF के हवाले से हो, चाहे आपके ईज ऑन बिजनेस के हवाले से हो। डॉलर आपका इस
कंडीशन में आया हुआ है कि मतलब कोई खरीदने वाला नहीं है मार्केट। समा से गुफ्तगू में अब्दुल हफीज पाशा ने कहा, नया मुआहिदा मार्केट में तेजी और कर्जों की वापसी में आसानी लाएगा। यकीनन मार्केट में तो बहुत अच्छा रिस्पांस आएगा। पाकिस्तान को इस साल तकरीबन 14 अरब डॉलर हमें पैसे वापस करने अपने कर्जों के। अगर IMF के साथ अग्रीमेंट नहीं होता तो कुछ मुश्किलात पैदा होते इस बड़े अमाउंट को मोबिलाइज करने में। माहिरीन कहते हैं पाकिस्तान ने मईशत की बेहतरी के लिए क्या इक़दाम किए, आलमी इदारों की यकीन दहानी के लिए अब पाकिस्तान के पास बताने को बहुत कुछ है। KP हुकूमत में हो क्या रहा है? मैट्रिक पास वज़ीर तालीम के बाद अब पेश है मैट्रिक पास वज़ीर कानून। सूबाई वज़ीर बल्दियात अकबर अयूब खान को कानून का कलमदान भी दे दिया गया। तफसीलात जान लेते हैं। समा के नुमाइंदे रहम यूसुफजई हमारे साथ मौजूद हैं। रहम यूसुफजई, कानून की वजारत मैट्रिक पास के पास होगी अब? जी बिल्कुल, इससे पहले जो वजीर कानून था सूबाई सुल्तान मोहम्मद, उसकी मुबैना वीडियो में के बाद उसको वजारत से हाथ धोना पड़ा। ताहम अब ये खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अजीब फैसला किया है कि जो मैट्रिक पास जिनके पास पहले थी एक वजारत बल्दियात का, उनको ही ये वजारत दी दिया गया है। सबसे अहम जो महकमा कानून का कलमदान अकबर अयूब को सौंपा गया है, जो कि ऑलरेडी एक वजीर के वजारत पर फायज है। ताहम इससे पहले वजारत तालीम का होता दिया था, उसको भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया था और फिर उनको जैसे हटा दिया गया, उसको दोबारा वजीर बल्दियात बनाया। अब चूंकि वजारत का कानून का जो कलमदान वो खाली पड़ा था और वहाँ पे महकमे कोई कार्रवाई नहीं होती। ताहम अब बहुत शुक्रिया आपका। मजीद खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। हुकूमत वज़ीर आज़म हाउस के अखराजात 49% तक कम करने में कामयाब हो गई है। वज़ीर आज़म हाउस के अखराजात 180 मिलियन रुपए तक कम हो चुके हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करते हैं समा के नुमाइंदे अब्बास शब्बीर से। जी अब्बास, क्या कुछ है दस्तावेज में? देखिए, जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके मुताबिक हुकूमत वज़ीर आज़म हाउस के अखराजात 49% तक कम करने में कामयाब हुई है। वज़ीर आज़म हाउस के अखराजात 180 मिलियन रुपए तक कम हो चुके हैं। 2018 में वज़ीर आज़म हाउस के अखराजात 509 मिलियन थे, ऑफिस के 514 मिलियन अखराजात थे। 2019 में वज़ीर आज़म हाउस के अखराजात 39% कमी से 339 मिलियन रहे, जबकि 2019 में वज़ीर आज़म ऑफिस का खर्चा 40% कमी से 325 मिलियन रहा। साबिक सरबराह ने हुकूमत के गैर मुल्की दौरों की अगर बात की जाए तो इमरान खान के अखराजात जो है वो सबसे कम है। यूसुफ रज़ा गिलानी ने मजबूरी तौर पर 48 गैर मुल्की दौरे किए। यूसुफ रज़ा गिलानी ने कौमी खजाने से 572 मिलियन रुपए खर्च किए। राजा परवेज अशरफ ने 9 दौरों में 107 मिलियन खर्च किए, जबकि नवाज शरीफ ने 92 गैर मुल्की हुकूमत वज़ीर आज़म हाउस के अखराजात 49% तक कम करने में कामयाब हो गई। अपडेट करने के लिए शुक्रिया अब्बास। डेरा इस्माइल खान से अहम खबर शामिल करें, जहां जफराबाद कॉलोनी के करीब पुलिस और दहशतगर्दों में मुकाबला हुआ है। पुलिस के मुताबिक एक खुदकुश हमलावर ने खुद को धमाके से उड़ा लिया, जबकि दूसरा खुदकुश बमबार जख्मी हो गया। पुलिस और फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन किया है। और अब खबर देंगे आपको लाड़काना और सरगोदा में होने वाले 2 खौफनाक ट्रैफिक हादसात की, जिसमें 8 कीमती जानें ज़ाया हो गई हैं, 8 मुसाफिर जख्मी भी हुए हैं। लाड़काना में एयरपोर्ट रोड पर कार मोटरसाइकिल से टकरा गई। हादसे में कार सवार 2 बहनें और मोटरसाइकिल सवार बाप बेटा जान से गए, जबकि 2 खवातीन समेत 4 अफराद शदीद जख्मी हुए। सरगोदा में लाहौर रोड पर तेज रफ्तार कार नहर में जा गिरी, जिसके नतीजे में मियाँ बीवी और बेटा समेत 4 अफराद जान बहक और माँ समेत 3 बच्चे जख्मी हो गए। उधर लाहौर में फ्लैट से यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट की लाश मिली है। हलाकत को हादसा करार देकर मैयत वर्षा के हवाले कर दी गई है। वर्षा ने कानूनी कार्रवाई से इनकार कर दिया है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं जहांगीर खान। तालिब इल्म हादसाती तौर पर जाँ बहक हुआ या कोई और वजह थी, कानूनी कार्रवाई से इनकार पर तयन न हो सका। 20 साला अरसलान निजी यूनिवर्सिटी में BSIT का तालिब इल्म था। फ्लैट के वॉशरूम में नहाने गया और वहीं पर मौत हो गई। साथियों ने दरवाजा तोड़कर लाश निकाली। वॉशरूम में वेंटिलेशन भी थी, लेकिन थोड़ी सी ओपन थी, तो पता नहीं अब हार्ट अटैक है या फोरेंसिक वालों ने तो बताया कि उसके गैस की वजह से बना हुआ है, जो भी इशू बना। मुतवफ़ी के साथियों का कहना है कि गीजर की गैस भर जाने से हलाकत हुई। हम लोग जॉर्डन में रहते थे, ये इधर रहता था। जब हमें कॉल आई तो हम आए, तब तक इसकी डेथ हो चुकी थी। पुलिस के मुताबिक तालिब इल्म के जिस्म पर तशद्दुद का कोई निशान नहीं। कानूनी कार्रवाई से इनकार पर मैयत पोस्टमार्टम के बगैर वर्षा के हवाले कर दी गई। कैमरामैन नदीम सादिक के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर।
कशमाला तारिक के बेटे अजलान की गाड़ी की टक्कर से 4 अफराद की हलाकत केस में अहम पेशरफ सामने आई है। 2 के वर्सा ने मुलजिम को माफ कर दिया, तीसरे के लवाहिकीन भी राजीनामे पर तैयार हो गए। सवाल से रिपोर्ट कर रहे हैं आदिल तनौली। G11 इस्लामाबाद हादसा केस में नया मोड़, कशमाला तारिक के बेटे और मुलजिम अजलान को रिलीफ मिलने का इम्कान। हादसे में जाँ भाग होने वाले 4 में से 2 नौजवानों आदिल और फारूक के वर्सा ने सुलह कर ली। कशमाला तारिक के बेटे अजलान की अबूरी दरखास्त जमानत पर एडिशनल सेशन जज शेख मोहम्मद सोहेल की अदालत में समाअत। सुलह के हल्फनामे अदालत में पेश। जज ने इस्तफसार किया, मुलजिम किधर है? वकील ने बताया कि 2 मुतवफ्फियान के वर्सा से राजीनामा हो गया, तीसरे से भी सुलह हो रही है, इसलिए अजलान पेश नहीं हुआ। मुकदमे में आयद दफात काबिल जमानत है, मुलजमान की जमानत मंजूर की जाए। इसमें राजीनामा किया है 2 फरीकैन ने और उन्होंने अपनी सारी तसल्ली की है, क्योंकि हमने उनको वीडियो भी दिखाई है, मोटरवे के रिकॉर्डिंग भी जो कि पुलिस के पास अवेलेबल है वो भी दिखाई गई है उनको। सरकारी वकील ने दरखास्त जमानत की मुखालफत करते हुए मौकफ अपनाया। अभी मुलजिम के पेश करदा लाइसेंस की तस्दीक नहीं हुई, 4 अफराद की जान गई है, जमानत मनसूख की जाए। अदालत ने मुलजिम की अबूरी जमानत में 24 फरवरी तक तोसी कर दी और तफ्तीशी अफसर को आइंदा समात पर मुलजिम अजलान के लाइसेंस की तस्दीक कराकर पेश करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट कासिम खान ने कत्ल के मुलजिम को कमरा अदालत से गिरफ्तार करा दिया। शाहिद हुसैन की रिपोर्ट। रंगमहल के इलाके में फरियाद भट्ट को फायरिंग करके कत्ल का इल्जाम। अली रजा उर्फ भालू की पहले लाहौर हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट से जमानत खारिज हुई, लेकिन मुलजिम और उसके वकील ने जमानत के लिए नई दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर कर दी। दरख्वास्त दायर करते हुए न सिर्फ हकायक छुपाए बल्कि मुद्दई की जगह अपना बंदा पेश कर दिया। थानेदार ने भी मुलजिम का साथ दिया और मुद्दई की गलत शनाख्त की। वकील के मुताबिक असल मुद्दई इंतकाल कर चुका है। पहली बेल्स का जो है वो मेंशन नहीं किया, कंसीलमेंट की, और जो मुद्दई मर चुका था थानेदार ने उसको झूठ बोल के आइडेंटिफाई किया कि वो मौजूद है। 21 जुलाई 2020 को होने वाली इस जमानत का मकतूल की फैमिली को पता चला तो उन्होंने इसके खिलाफ दरख्वास्त दे दी। चीफ जस्टिस कासिम खान ने कमरा अदालत में मौजूद IG पंजाब को मुखातिब करते हुए कहा कि सब इंस्पेक्टर का शाहकार देखें, जो शख्स इस दुनिया में नहीं उसकी जगह किसी और की शनाख्त कर ली। चीफ जस्टिस ने जमानत का हुक्म वापस लेते हुए मुलजिम को गिरफ्तार करा दिया। मुलजिम के वकील फरमान को जालसाजी का हिस्सा बनने पर टाई कोर्ट उतारने का कहा तो वकील ने मौजरत की इस्तदा की। वकील रहनुमा अहसन भोन ने भी वकील की गलती दरगुजर करने की दरख्वास्त की, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ शाहिद हुसैन, समा, लाहौर। पाकिस्तानी कोपहमा असद अली मेमन ने अफ्रीका की बुलंद तरीन चोटी किलिमंजारो को सिर्फ 14 घंटे में सर कर लिया। पहाड़ी की ऊंचाई 5895 मीटर है। कोपहमाओं को ये चोटी सर करने में 5 से 7 दिन लगते हैं, मगर असद अली ने ये चोटी सिर्फ 14 घंटे में सर की है, जिसके बाद वो कम वक्त में चोटी सर करने वाले एशिया के पहले कोपहमा बन गए। बहुत खुशी हो रही है आप सब लोगों को ये खबर देते हुए कि मैंने अफ्रीका की हाईएस्ट पीक को एक रिकॉर्ड टाइम में क्लाइंब किया है, विच इज़ 14 आवर्स। 14 घंटों में फ्रॉम द बेस ऑल द वे टू समिट किलिमंजारो को मैंने क्लाइंब किया है, जो कि आज से पहले ना सिर्फ किसी पाकिस्तानी तो दूर बल्कि किसी एशिया के बंदे ने नहीं किया। कोपहमा मोहम्मद अली सतपारा की ख्वाहिश थी कि उनके गांव में स्कूल बने और बच्चों तक इल्म की रोशनी पहुंचे। गुलकार अबरारुल हक ने उनकी ख्वाहिश पूरी करने का ऐलान कर दिया। गांव में स्कूल बनाना मोहम्मद अली सतपारा का ख्वाब, जिसे गुलकार अबरारुल हक हकीकत का रंग देंगे। ये हमने नियत की है, अल्लाह ताला इसमें हमें कामयाबी अता फरमाए। उसकी फैमिली से रब्ता करेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन से रब्ता करेंगे और इंशाल्लाह अली सतपारा के नाम पे उसके गांव के अंदर एक स्कूल कायम होगा। अबरारुल हक अपने फ़न के ज़रिए मोहम्मद अली सतपारा को खिराज तहसीन पेश करने का इरादा भी रखते हैं। हम उसकी हिम्मत की दाद देते हैं। वो एक दलेर शख्स था और मैं उसके ऊपर सोच रहा था कि कोई छोटा सा गाना भी ज़रूर बनाऊं। मोहम्मद अली सतपारा 5 फरवरी को K2 से वापसी के सफ़र में लापता हुए थे। और इसी के साथ ही बुलेटिन अपने अख्ताम को पहुंचता है। आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव। देखते रहिए समा।